तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कूलम्स लॉ को, ठीक है। आप और डेफिनेशन नहीं करेंगे, मैथमेटिकल वे में जाएंगे। तो कूलम्स लॉ को हमने देखा कि अगर मेरे पास दो चार्ज रहते हैं, जैसे क्विक रिवीजन, दो चार्ज रहते हैं और इन चार्जेस को मैं कहता हूं Q1 Q2। एज ऑफ नाउ डोंट वरी अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। और इन चार्जेस को मैंने सेपरेट किया है एक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कितना, द डिस्टेंस इज r। तो कूलम्स लॉ कहता है कि इन चार्जेस के बीच में देयर विल बी एन इंटरैक्शन, आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी, एंड दिस रिपल्शन और अट्रैक्शन इज ऑलवेज coming up due to a force of attraction between them or a force of repulsion, and that is an electrostatic force, and that electrostatic force is given by k q1 q2 by r square, ठीक है ना, k q1 q2 by r square। और हमारे सारे कैलकुलेशंस में जब हम SI यूनिट में कर रहे हैं, k की वैल्यू हम लेंगे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। हम ये वैल्यू लेंगे। k एस, ये स्मॉल k है, स्मॉल k एज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space। ये k इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन तभी होता है जब हमारा मीडियम बेटा क्या होता है, या तो मीडियम एयर है या फिर मीडियम वैक्यूम है, और इस एयर या वैक्यूम में ही मैक्सिमम फोर्स दिखा जाता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और इस जी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854, ओके, 8.854 या 8.564, let me just check, 8.85, ठीक है, 8.854। और epsilon naught will be equal to just opposite of this, so it will be 8.854 into 10 to the power -12, okay, 8.854 10 to the power -12, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, एंड देन इट विल बी मीटर -2 न्यूटन -1, ठीक है। अगर इन चार्जेस को हम रख दे किसी और मीडियम में, then it will become F is equal to 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by एक और फैक्टर बिग K आ जाता है, and big K is known as the dielectric constant of the medium। dielectric constant कहते हैं हम इसे, ठीक है। और किसी दूसरे मीडियम में whenever you're going to put these two charges, the force will be less, the force will always be less। So I can write this as F naught लिख रहा हूं, this is when you are in vacuum, and let's say this is in medium। So medium में हमने क्या लिखा, this is written as F, and ultimately this will come as K की value, this is capital K, dielectric constant, will come as ratio of electrostatic force when two charges are separated by a distance when placed in vacuum, to the ratio of the electrostatic force between the two charges separated by the same distance, same charges when placed in a medium, K is equal to। This has been the crux of our discussion so far। Yeah, go ahead, Mitu। सर, मीडियम में अपने k के साथ नीचे r स्क्वायर नहीं लिखा। ओ, आर स्क्वायर नहीं लिखा, सर बुढ़े हो गए हैं, सर को माफ कीजिए। तो ये दोनों के में फर्क है, तो इसको ना थोड़ा सा कर्सिव के बना देता हूँ, इसको कर्सिव के बना देता हूँ, छोटा वाला के है ना, जो कर्सिव के, और ये कैपिटल के। आयु यहां तक तो बिट्टू एकदम क्लियर है ना, कोई टेंशन नहीं जी क्या? हाँ ठीक है, तो चलो आज हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले कूलम्स लॉ के जनरल फॉर्म में साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन रखिए, और आप अभी सीखते जाएंगे, ठीक है। कीप योर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन एंड लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए पहले हल्लू हल्लू प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और फिर इंटरेस्टिंग में जाएंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर रखो, मैं सिखाते जाऊंगा। उसका ब्रांड क्या है? इज इट अ कैसियो? जी हाँ बस, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास, अच्छा ये जो फोर्स है बेटा, ये एक और कॉन्सेप्ट रखिएगा, ये फोर्स का ये फंडा काम करता है जब आपके ना पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस। ये धीरे धीरे अब ये सब हम लोग सीखेंगे, पॉइंट चार्जेस। तो आप बोलोगे सर आपने ये लाइन क्यों लिखा? ये लाइन इसलिए लिखा, जैसे मेरा ये माउस है बेटा, इस माउस के ऊपर अगर पूरा चार्ज कर दे, मतलब स्प्रेड चार्ज है, तो उसको हम अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आएंगे हम उस पे। अभी इसको हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो है पॉइंट चार्ज, मतलब एक आपके कान की वो ईयरबड जैसा स्मॉल चार्ज एक, जिसको आप एक अलग सोच सकते हैं, राइट। जैसे आप फोर्स में कैसे पढ़ते हैं, एक बॉल लेते हैं मास m, दैट्स कॉल्ड अ पॉइंट कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट कॉन्सेप्ट को लेके ही प्रॉब्लम करेंगे। आइए पहला प्रॉब्लम हम लिखते हैं। हमारे पास है गिवन डेटा लिखते हैं, सारा क्वेश्चन तो एक साथ लिखने में टाइम चला जाएगा।
तो गिवन डेटा कुछ ऐसा है कि हमारे पास है संजीवनी, 2 small charge spheres, given 2 small charge spheres, ठीक है, हमारे पास है 2 small charge spheres, 2 small जी charge spheres, और इनके चार्जेस है 2 into 10 to the power -7 कूलम एंड 3 into 10 to the power -7 कूलम। जहां जरूरत नहीं होगा वहां कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। और ये है 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, और ये है एयर में, ठीक है। आपको निकालना है फोर्स कितना है, फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। आप टू फाइंड करेंगे, आप कीजिए इसको, ये स्ट्रेट फॉर्मूला जी सब्स्टिट्यूशन है, बट टेक केयर ऑन द यूनिट्स, ओके। फोर्स बिटवीन देम सर 6 into 10 to the power -3 कितना आया बेटा, 6 into 10 to the power -3। दैट मीन्स ये ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए देखो कैलकुलेटर यूज करने की तो इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं, पहले समझते हैं, ओके। दिस प्रॉब्लम सेज 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स है हमारे पास, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स है ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम 2 स्फीयर्स तो बना लेते हैं, एक स्फीयर हमारा है ए और एक स्फीयर हमारा है बी, ठीक है। हमारे पास 2 चार्ज स्फीयर्स है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, 50 सेंटीमीटर्स। फिगर्स ड्रॉ करना बहुत एसेंशियल है वरना आप प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे। What is the mutual electrostatic repulsion if the charge on each of them is, चार्ज कितना है, ये इसका चार्ज है 6.5 into 10 to the power -7 और इसका चार्ज भी है 6.5 into 10 to the power -7, ठीक है। each is charged as this। रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, अच्छा रेडियाई नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, इसका रेडियस नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या है संजीवनी, बोल तो, रेडियस नेग्लिजिबल मतलब, बोलो बोलो, तुमको आता है, पॉइंट चार्ज है। यस नेग्लिजिबल, नहीं तो आप वो कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते थे। रेडियस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब ये पॉइंट चार्ज है। तो पहला पार्ट को आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, बोल दिया आपको, क्योंकि दोनों ही सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं। देखो बेटा 6.5, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपकी डेफिनेशन कितनी होगी, 9 into 10 to the power 9 into 6.5 into 10 to the power -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 50 को हम 0.5 कर सकते हैं और इसको स्क्वायर कैलकुलेट करके बोलो तो कितना आया फोर्स, और न्यूटन में बोलना आंसर, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज द कैलकुलेटर यूज इट, देयर इज नो हार्म। I got the answer 1.53 into 10 to the power -1 newtons। 1.53 into 10 to the power -1, यहाँ बुक में -2 है, 1.5 चेक कर। 9 into 10 to the power 5, 6.5 into 10 to the power 7 का स्क्वायर 0.50 स्क्वायर, क्यों मैं भी चेक करके कुछ तो या तुम गलत, ठीक है। आओ 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 एक्सपोनेंट -7 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर, होल आइटम इज डिवाइडेड बाय 0.50 का स्क्वायर, हाँ 0.0151। सो 1.5 into 10 to the power -2 होना चाहिए। कैलसी गलत मारे हो, मिल गया एरर, मिल गया है, चलो ठीक है फाइन। आजा नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स, ये पार्ट ए हमने किया, पार्ट बी देखो तो क्या कहता है, ये प्रॉब्लम इजी है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये टिपिकली वैसा है, इफ द चार्ज, नाउ देखो अब आपको नेक्स्ट केस में क्या बोला है, चार्जेस को जरा ये देखो तो, अब नया, अब हम इसको एफ डैश कहते हैं। एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा के चार्ज ऑन द स्फीयर इज डबल्ड, यानी कि क्या हो जाएगा 2Q1 एंड 2Q2, है ना, सबको डबल किया है चार्ज को, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं,
पहले तो तुम एक काम कर लो कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इसको अलग से लिख लो, और इस साइड में क्या आ रहा है 2 इंटू 2 तुम्हारा हो जाएगा बेटा 4, और नीचे 2 स्क्वायर को हम करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, सो डिवाइडेड बाई 4 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 16 16 टाइम 16 टाइम्स ऑफ एफ हो Yes. जाएगा, पहला का एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी, तो just So multiplied by 16. these are the very typical type of problem. It will become 16 times of the previous force. So you multiply by 16, so ये 0.24 न्यूटन हो जाएगा। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 0.24 न्यूटन। क्लियर? जी, हाँ, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा क्विक करेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉब्लम ये अलग जगह पे है, तो मैं इसको गिवन लिख रहा हूं आपको। देखिए गिवन है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, और ये पॉइंट चार्जेस हैं +1 कूलम एंड आर प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देख क्या आएगा। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को Q1 मानते हैं, एक को Q2 मानते हैं, दोनों है +1 कूलम का, +1 कूलम का, ठीक है। और दोनों को हमने कितने डिस्टेंस के सेपरेशन में रखा, 1 मीटर के सेपरेशन में रखा। ये बेसिकली तुम्हें अभी डेफिनेशन के का डेफिनेशन है ये, ठीक है ना, 1 मीटर स्टैंडर्ड है ये, 1 मीटर रखा। और इनके बीच में जो फोर्स है, नाउ यू विल हैव अ फोर्स बिटवीन देम, दिस अभी ये प्रॉब्लम, फोर्स इज यूज्ड टू, द फोर्स इज यूज्ड टू ओके लिफ्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, लिफ्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी इस प्रॉब्लम से, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा है कि ऐसे हमने रख दिया है एक, या यहाँ पे बहुत सारे पीपल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीपल है, और इन लोगों को लिफ्ट करने के लिए, इन लोगों को मान लो एक क्रेन हुक से हम लिफ्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम इस फोर्स को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दिस फोर्स टू लिफ्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। और आपको बोला है यहाँ का हर आदमी जो है एवरेज 100 किलो का है। देखो संजीवनी, यहाँ पे हर आदमी 100 किलो का है, और आपको बोला है कि इस प्रॉब्लम में आप जी की वैल्यू ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको कैलकुलेट करना है कि इस लिफ्ट में हाउ मेनी पीपल, ओके, हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों को ये फोर्स उठा सकता है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी इस प्रॉब्लम से। सर समझ में आया? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैलकुलेट करें तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बिल्कुल K के बराबर, जो कि हो गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। अब ईच पर्सन कितना है, ईच पर्सन है हमारा, ईच पर्सन कितना लेगा हमारा, ईच पर्सन का वेट देख लो, ईच पर्सन का वेट होगा 100 इंटू 10 न्यूटन, यानी कि 1000 न्यूटन होगा हर एक आदमी, है ना। तो फाइनली क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो देखो कुछ ऐसा नहीं होगा, देख तो संजीवनी, शायद कुछ ऐसा होगा, ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स, ओह, ये जो हमारा फोर्स आएगा, ये फोर्स अगर सबको लिफ्ट करना है तो दिस फोर्स should balance this force. Do you agree? Yes. ये इस फोर्स को बैलेंस करेगा, सिंपल नॉलेज, तो बैलेंस करा दो। इसका मतलब है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन should be balanced by n number of people into 10⁻³ न्यूटन each. Agreed? न्यूटन ने न्यूटन को काट लिया, n की वैल्यू कितनी आती है देखो तो 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻³ विच इज 9 इंटू 10⁻6। 6 का मतलब कितना है 90, 1 2 1 2 3। कुछ आंखें खुली तुम्हारी इस प्रॉब्लम से? क्या खुली आंखें बताओ? The forces, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तुम अभी आर यू गेटिंग अ मेजर ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? 90 लाख लोगों को ये फोर्स उठा लेती है जब दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पे रहती है। देखो, और 100 किलो मतलब एनी एवरेज पर्सन से भी ज्यादा वेट लिया है आपने, ज्यादा है, यस, हाँ, ठीक है, इतना लोगों। सो नाउ एनीवन इफ लेटर आस्क्स यू अ क्वेश्चन, ग्रेविटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा है, शायद इससे बढ़िया एग्जांपल और कुछ हो नहीं सकता है, राइट हो बेटो, ठीक है।
Sir, in like both cases, when attraction and repulsion दोनों में ही it's always more. रिपल्शन में तुम्हें छिटक के फेंकेगा पूरा। आर यू गेटिंग इट? चल, तो हमें अभी आप आई थिंक यू विल बी एबल टू डू प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ का आपको आइडिया शायद अभी आ गया है कि कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं। अब हम एक और दो और टॉपिक देखेंगे यहाँ पे, नए टॉपिक। तो ये कूलम्स लॉ, जब हम कूलम्स लॉ को करते हैं बेटा, अब तक आपने कूलम्स लॉ से क्या देखा? अब तक आपने कूलम्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वी हैव एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस फोर्स को अभी तक आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड के मामले में देखा है। डोंट यू एग्री? आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड, है तो फोर्स, यानी कि ये तो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास मैग भी होना चाहिए और इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। अब हम डायरेक्शन को कैसे पता चलेंगे, अब उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर हमारा अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक पोलैरिटी है, ठीक है, तो फिर हमारी फोर्स कैसी होगी? हमारी फोर्स F विल बी अट्रैक्टिव। इज दिस मच क्लियर टू यू? ठीक है। और अगर यही हमारा लाइक पोलैरिटी हुआ तो हमारी फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव होगी। जी, ये भी तो नेचर की बात हुई ना, अभी डायरेक्शन नहीं हुआ। एंड और तीसरा हमने ये पढ़ा था, F acts along the line joining the two charges, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर उसको थोड़ा और देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा रहेगा, अगर ऐसा ऐसा सिनारियो बना लेते हैं, ऐसा ऐसा, और पहले में देते हैं इसको भी प्लस चार्ज लेते हैं, इसको भी प्लस चार्ज, इसमें इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, और एक थर्ड सिनारियो भी बना लो, ऐसा ऐसा, और इस सिनारियो में क्या दिखाएंगे? इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, ठीक है। अब लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस बना लेते हैं हर केस में। ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। हमारे पास तीन तरह के केस हैं यहाँ पे। ये हमारा केस 1, ये हमारा केस 2, ये हमारा केस 3, ठीक है। केस 2 और 3, केस 1 कैसा है? लाइक पोलैरिटी का है, ठीक है ना, और केस 2 और 3 कैसा है? अनलाइक पोलैरिटी का है। वैसे केस 1 में भी दो डायग्राम बन सकते थे, दो नेगेटिव भी बना सकते थे हम। तो आइए इसमें देख लेते हैं हमारे फोर्सेस कैसे दिखेंगे। तो हमारे फोर्सेस कुछ ऐसे दिखेंगे। इस केस 1 लाइक में हमारे फोर्सेस कैसे आएंगे? हमारे फोर्सेस ऐसे आएंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और यहाँ पे भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यही हमें कूलम्स लॉ कहता है। क्लियर? जी। अब इस कूलम्स लॉ को हम कोशिश करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आ जाओ। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले एक वेक्टर बनाता हूं। देखो तो ये आपको याद है कि नहीं 11 से? ये मान लो हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं वेक्टर ए, ठीक है, इसको हमने नाम दिया वेक्टर ए। ए वेक्टर, ए वेक्टर को क्या क्या होता है? ए वेक्टर, अगर हम इस डायरेक्शन में देखो, ए के डायरेक्शन में हम एक और वेक्टर बनाते हैं ऐसा, देखो, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नाम देते हैं। देखो ए, ये है ए कैप, ये है ए वेक्टर, ये है ए कैप, ठीक है। तो ए कैप हमारा कैसा रहता है? ए कैप इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है ना, सॉरी, द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? यूनिट वेक्टर हमें एक वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप। ए कैप की डेफिनेशन कैसी होती है? ए वेक्टर डिवाइडेड, मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पार्ट स्ट्रिप ऑफ कर दो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट गायब कर दो। सर गायब करने से तो 0 हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? उसे 1 कर दो, ठीक है ना। वेक्टर के मैग्नीट्यूड पार्ट को हमने 1 कर दिया, अब डायरेक्शन बरकरार रहा, तो इसे यूनिट वेक्टर का। समझ में आ गया नहीं संजीवनी? देखिए ये एक वेक्टर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रिप ऑफ कर दे और इसको मैग्नीट्यूड 1 कर दो, तो डायरेक्शन बरकरार रहेगा। सो दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब हम कूलम्स लॉ को देखेंगे
इन वेक्टर फॉर्मेट। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्मेट में देखने के लिए ऐसे मान लो हम एक रेफरेंस प्लेन बनाते हैं, दिस इज आवर रेफरेंस प्लेन, और यहाँ पे बेटा दो चार्जेस लेते हैं, ठीक है, इसको समझ के करते हैं। यहाँ पे हम दो चार्जेस लेते हैं, ये हमारा एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज हो गया, और बड़ा आसान है, इजीली समझेंगे। पहले चार्ज को हमने Q1 बोला, दूसरे चार्ज को हमने Q2 बोला, क्लियर इतना तक, ठीक है। और ये Yes, है sir. हमारा ओरिजिन O। ओरिजिन O से हमने दोनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर बनाए, ये एक पोजीशन वेक्टर कितने दूरी पे है और ये कितनी दूरी पे है, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या बोलेंगे, हमने इसके पोजीशन वेक्टर को नाम दिया R1, ठीक है, R1 पोजीशन वेक्टर है, और ये R2 है। देखो ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते हैं, हम बोलते हैं Q1 का पोजीशन है xi कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप बोलते हैं, ठीक है ना, अगर हम कार्टेशियन में बोलते हैं। Yes. Let's say the coordinate of Q1 is x1 y1, then what is the vector format of that? We'll write in vector format, it is x1 i1 plus y1 j1, j1 नहीं j कैप, ठीक है। अब वो इसकी जरूरत नहीं है। Now we take, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, देखो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स भी दो लेके आएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे दो तरह के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स लाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है, मान लो हम Q1 से जा रहे हैं Q2 की तरफ, यहां बच्चा ध्यान देना पड़ेगा, देख Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम होता है R1 से 2। समझ में आया, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो इसका नाम हुआ R12। एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ऐसे भी दे सकते हैं, 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम क्या हो गया, R21, ये आप लिख लो। और आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करोगे कि R12 इज जस्ट ऑपोजिट, मींस नेगेटिव ऑफ वेक्टर R21, ये भी आपको प्रमाण करके दिखाऊंगा। अब जैसे आप मान तो सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं, R12 इज ऑपोजिट ऑफ R21, ठीक है। एक छोटी सी एजम्पशन भी यहां पे कर लेंगे, एक एजम्पशन ले लेते हैं, एंड एजम्पशन विल बी बोथ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम पोलैरिटी, ठीक है, सेम पोलैरिटी, दोनों को सेम पोलैरिटी दे देते हैं तो हमारा थोड़ा सा काम करना इशू हो जाता है। देन फोर्स बिटवीन them will be repulsive, कोई शक ही नहीं है इसमें, हमें फोर्स हमें रिपल्सिव आएगा, ठीक है ना। अब हम इनके फोर्सेस को बना लेते हैं, आ जाओ। यानी कि अब यहाँ पे आपको फिर देखना होगा, देखो इतना लिख लिया, अब कैसा होगा, देखो दोनों के बीच में फोर्स है, दोनों को हमने सेम पोलैरिटी लिया है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं बोल रहे हैं, दोनों की पोलैरिटी सेम है। अब देखो अगर हम Q1 को स्थायी रखें तो Q2 को फोर्स ऐसे फील होगा, है कि नहीं, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स है बेटा, हम बोलेंगे ये फोर्स Q2 फील कर रहा है, किसके लिए फील कर रहा है, Q1 के लिए, तो इसे हम बोलेंगे F21, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1, है ना। इसी तरह Q1 भी एक फोर्स फील करेगा रिपल्सिव, ये किसके लिए फील करेगा, ये होगा F12। तो आइए इन दोनों को लिख लेते हैं, F12 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब एक कानून आपको याद रखना पड़ेगा, नाउ वी गोइंग टू इवैल्यूएट संजीवनी, F21 की वैल्यू अलग होगी, F12 की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि यहां पे आपको याद रखना होगा दैट व्हेन यू कंसीडर अ फोर्स, ठीक है ना। अब अभी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको R लेना पड़ेगा ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेना पड़ेगा। कौन सा डिस्टेंस लूंगा मैं, F21 के लिए R12 लूं या F21 के लिए R12 लूं। व्हेन यू कंसीडर अ फोर्स, अकाउंट द डिस्प्लेसमेंट
displacement along the displacement vector along the force, along the direction of force. बस ये याद रखने से और कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई? क्या करना है बेटा? जी। तो अब मुझे बताइए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं F12 वेक्टर फॉर्म में, तो F12 कैसा हो जाएगा? F12 हो जाएगा K, ठीक है ना, और फिर Q1 Q2। अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट संजीवनी कंसीडर करेगी? बताओ तो, F12 के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे? वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन पे है। पहले F12 को देखो फिगर में, ऊपर वाला है या नीचे वाला? F12 वायलेट में है, देखो ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो उसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो जो उसी के डायरेक्शन में है। कौन सा? R21 या R12? R21। R21। तो यहाँ पे हमने लिखा R21 वेक्टर को हमने लिया, ठीक है, R21 वेक्टर, और इस वेक्टर का हमने ले लिया मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। होल्ड ऑन, अभी हुआ नहीं संजीवनी, ये तो तुम वही कर रही हो जो तुमने अब तक किया, ये मैग्नीट्यूड हुआ तुम्हारा। अब इस फोर्स को एक डायरेक्शन देना होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? R12 का, ठीक है ना, R12 वेक्टर क्या, जी, ठीक है। इसीलिए कभी कभी फोर्स में किसी बुक में देखोगे नीचे क्यूब लिख देता है। क्यूब क्यों लिखता है? क्योंकि क्यूब लिखने के लिए R21 वेक्टर लिख के फिर इसको मॉडुलस एक और ले आएगा, ठीक है। हमारी जान इसको ऐसे लिखते हैं, आ जाओ। तो F21 को भी साइड में लिख ले संजीवनी बेटा, क्या लिखेगी? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 सॉरी R12 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू, क्या मैं सब गलत लिखता हूँ, R21 है ना, दिस इज R21, ये R12 का क्या, ठीक है। आर वी फाइन? ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का मॉडुलस के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कैप क्या है? ये R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मॉडुलस, यानी कि ये क्या हो गया? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मॉडुलस, अल्टीमेटली इसका क्यूब हो गया, देखो। और ये R21, बहुत लोग कहते हैं सर वेक्टर में आते ही कैसे क्यूब हो जाता है, स्क्वायर होना चाहिए था ना। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग। क्या आप इस चीज को समझे जो मैंने लिखा अभी? सर वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? ये देखो, ये यूनिट वेक्टर है। हाँ जी सर। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है? संपूर्ण वेक्टर से उसका ओके, मैग्नीट्यूड स्ट्रिप ऑफ कर दो, इन दोनों। और ये वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, क्यूब हो गया। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं संजीवनी? अगर हम इस सब चीजों को R1 R2 हटा दें, तो हम शायद लिख सकते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, that the force is equal to K times of Q1 Q2 divided by R as a vector whose magnitude square into R cap, where R is the displacement vector between Q1 and Q2. Or you can also write it as K Q1 Q2 divided by R vector's magnitude cube into R vector. वो तभी यूनिट वेक्टर था, इसमें R वेक्टर है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? क्लियर होना है लेकिन, ठीक है। ये चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दोबारा आएगी। आर यू ओके? जी। आइए अब एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ हमारी दो चार्जेस थी। इन चार्जेस को हमने बेटा क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था Q1, इसको Q2, और फिर हमने दो पोजीशन वेक्टर बनाए थे। कहां से? सर आपने ओरिजिन से दो पोजीशन वेक्टर बनाए थे। तो आ जाओ बनाते हैं ओरिजिन से दो पोजीशन वेक्टर। देखो तो ये है ओरिजिन से दो पोजीशन वेक्टर। सर इनको नाम दीजिए। एक को हमने नाम दिया था R1,
और एक को हमने नाम दिया था R2, ठीक है ना, ऐसे हमने नाम दिया था, ठीक है। और इस चीज को मैं क्लोन कर लेता हूँ, क्लोन करके इसको यहां भी रखता हूं, ठीक है। हमारे पास दो सिनारियो बने थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जब हम यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट देखे थे, एक बार यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट देखे थे। जब हमने 1 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट देखा था, हमने इसको नाम दिया था R12। 2 से 1 को देखा तो इसमें नाम दिया क्या, R21, ठीक है बेटा, ओके। इसको अभी क्या करते हैं, बीच में एक सरहद बना लेते हैं, ये सरहद हमने बना ली दोनों के बीच में। अब जरा यहाँ पे जरा वेक्टर एडिशन लगाओ तो बच्चा, चल वेक्टर एडिशन लगाते हैं। वेक्टर एडिशन कैसा रहता है, देखो आ जाओ, तो ये ऐसे और ये वाला ऐसे है। वेक्टर एडिशन कैसा रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, अगर मैं R1 को लेता हूं तो उसी दिशा में है R12, ठीक है, और उसमें विपरीत मिलता है R2, ये ठीक है। तो R12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं R2 माइनस R1। क्या आप राजी हैं मेरे साथ इस पे, जी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। यहाँ R1 ऐसे गया, R2 ऐसे गया, इस बार ऐसे आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा R2 वेक्टर के साथ जोड़ेंगे R21 वेक्टर को, तो हमें क्या मिला, हमें R1 वेक्टर मिला। यानी कि R21 वेक्टर कैसा है, आप बोलोगे सर R1 माइनस R2 है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे नेगेटिव R12 लिख सकता हूं, बिल्कुल, यहीं से प्रूव हो गया। जो मैंने आपको पहले बोला था ना, आप मेरे साथ मानेंगे कि ये इसका ऑपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी आपको करके सेटिस्फाइड बेटा, समझ में आया। हाँ सर। अच्छा, अब हम एक और चीज देखेंगे, और वो चीज होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। दाम से इतना घबराने का नहीं है, समझेंगे तो एकदम इजी है। सुपरपोजिशन, एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हैज नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है, बहुत सारे वेक्टर्स अगर एक ही पॉइंट पे एक्ट करें तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर कैसा रहता है, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। क्या है, संजीवनी को पकड़ के इस साइड हाथ खींचो, उधर हाथ खींचो, इधर सर खींचो, उधर पांव खींचो, अल्टीमेटली वो किस साइड जाएगी, दैट इज सुपरपोजिशन। हमें बताता है बहुत सारे वेक्टर्स जब एक साथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लाएंगे एक तरपने वाला हमारा एक चार्ज, मान लो ये है हमारा तरपने वाला चार्ज, और इस चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, मान लो इस चार्ज को हमने नाम दे दिया Q1, एक चार्ज लेते हैं इसको, और इसको हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। Q1 को हमने पॉजिटिव माना, ठीक है। और Q1 को पॉजिटिव मानने के बाद मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे चार्जेस हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक चार्ज है, और कुछ ऐसे चार्जेस हैं, देखो कुछ पीले पीले चार्जेस भी हैं, कुछ ऐसे, और मान लो कुछ ऐसे। पीले चार्जों को नेगेटिव मान लेते हैं बेटा, तो हम इसको नाम देते हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये भी एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी एक नेगेटिव, और लालों को पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है ना, लाल हमारे पॉजिटिव चार्ज है। अब नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं Q2, इसको दे देते हैं Q3, इसको देते हैं Q4, इसको देते हैं Q5, इसको देते हैं Q6, इसको देते हैं Q7। क्लियर, ठीक है। आओ, 1 और 2 के बीच में कैसा फोर्स दिखेगा बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसा रहेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आप मेरे साथ डिसएग्री नहीं करोगे, एक रिपल्सिव फोर्स होगी, मानते हो कि नहीं, बोल। जी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, अच्छा सबका क्या करते हैं, सबका पहले लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस बना लेते हैं, एकदम अपना बेसिक से जाएंगे, ठीक है। ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, 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 ठीक है। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो तो एक दो देखने के बाद तुम खुद बना पाओगे, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, देख लो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 शायद संजीवनी ऐसे जाए, सॉरी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 शायद इस तरह से जाएगा, 1 ड्यू टू 2, ठीक है। इसको एक नाम दे दे, इसको नाम दे देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसको F12 नाम दे दिया हमने, ठीक है। और एक और फोर्स बनाऊंगा, उसको देख ले, फिर देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये फोर्स शायद हमारा, ये फोर्स शायद हमारा ऐसे जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है पर हम लिखते जा रहे हैं, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू
3। ठीक है, अब बाकी आप फिलअप करना शुरू करो, मैं भी अपने डायग्राम में फिलअप करता हूं। ठीक है, जी सर हो गया। डू यू एग्री दिस विथ मी नाउ? इसी डायग्राम का ये रूपांतर हमने सिर्फ फोर्सेस को दिखाया इस डायग्राम में, देख रहे हो। अब अगर मैं बोलूं नेट फोर्स experienced, net force experienced by Q1 due to charges Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q7 तक हमने रखा है, ठीक है ना, Q7 तक। नेट फोर्स को मैं F लिख सकता हूं, वेक्टर। डोंट यू थिंक इट विल बी द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ F12, F13, F14 डॉट 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 F17, है ना, ये हो जाएगा। जी और अगर n चार्जेस होते तो F1n तक होता। तो आ जाइए, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, तो लिख लेते हैं व्हेन मल्टीपल चार्जेस। अब आप इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं हम, और लिख के लिखते हैं व्हेन मल्टीपल चार्जेस are present close to each other, the net force on one charge can be calculated by finding the vector sum of forces due to individual charges acting on the charge under consideration। ठीक है, जिस चार्ज को कंसिडर कर रहे हो, मैंने आपके केस में Q1 was the charge under consideration। वेरी इजी, सारे फोर्सेस को लेके आपको एक फोर्स सोचना है और उसके ऊपर क्या चार्ज लग रहा है आपको वही चीज देखना है। ठीक है, ठीक है बिट्टू, क्लियर? आइए इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं ऑन दिस बेसिस। मान लीजिए हमें कहता है गिवन, ठीक है, गिवन क्या गिवन है इस बार? गिवन है 4 पॉइंट चार्जेस गिवन है हमें। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा इसके डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। वो चार्जेस कुछ ऐसे हैं, क्यूए की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, फिर एक है क्यूबी की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, फिर है क्यूसी की वैल्यू है 2
माइक्रोकूलम और है हमारे पास QD, QD की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। सो 2 माइक्रोकूलम -5, 2 माइक्रोकूलम -5। ये है located at 4 corners of a square ABCD of side, कितना साइड है हमारा 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर साइड है। हमें निकालना है टू फाइंड फोर्स ऑन चार्ज of 1 coulomb, 1 microcoulomb, okay, sorry, force on charge of 1 microcoulomb placed at center of square। ये प्रॉब्लम आइए करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ जरूरत क्या पड़ेगी, एक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया और इस स्क्वायर के चारों खाने में 4 तरह के चार्जेस हैं हमारे। ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज। स्क्वायर का नामांकन करना पड़ेगा ABCD, ABCD। यहाँ पे है हमारा QA चार्ज 2 माइक्रोकूलम, फिर QB है -5 माइक्रोकूलम और फिर QC कैसा है बेटा, QC है 2 माइक्रोकूलम और ये है -5 माइक्रोकूलम। हमने सेंटर में एक चार्ज रखा है, सेंटर की चार्ज कितनी है 1 माइक्रोकूलम की, ठीक है, ये सेंटर में है और ये चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, सब लाइन जॉइनिंग द फोर्सेस चार्जेस ले लेते हैं। ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक एक फोर्स के चार्ज को, ठीक है ना। इसको भी एक नाम दे देते हैं। सेंटर में है ना, तो सेंटर को O नाम दे देते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन बाद में करेंगे संजीवनी, पहले एक डायरेक्शन देख लेते हैं, ये इसका प्रॉब्लम है। तो इन दोनों के बीच में बिटवीन से QA एंड द सेंटर द चार्जेस आर व्हाट, द चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी। तो यहाँ शायद हमारा ये इस साइड, ये इस साइड आएगा, राइट। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे F10 ड्यू टू A, F0A। फिर कैसा एक और आएगा, हम देखते हैं इसमें अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो यहाँ पे हमारा चार्ज फोर्स ऐसा आएगा, ऐसा, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे F0B, ठीक है, F0B। और F0B अगर आया तो इस साइड में भी एक आएगा, देखो ये भी तो नेगेटिव है। ऐसा हो गया देखो तो। और सारे फोर्सेस कैसे हैं, इधर -5 इधर -5। तुम्हें नहीं लगता है बेटा ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे जी, ये नलीफाई करेगा। और उधर भी देखो कितना है 2 कूलम और 2 कूलम, तो ये दोनों फोर्स भी नलीफाई करेगा। तो आपको फाइनल फोर्स कितना मिलेगा, F net ऑन 1 माइक्रोकूलम शुड बी इक्वल टू, मेरे हिसाब से तो
0 आ जाना चाहिए। जी। क्लियर? वी क्लोज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जिसमें हमें पढ़ना था कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन। अब एक और टॉपिक पढ़ के फिर इसको हम खत्म करेंगे। एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है इस फर्स्ट पार्ट में, और वो टॉपिक है इसको, लेकिन ये टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे बड़ा ही शॉर्ट पढ़ेंगे, इसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। अब तक हम कैसी बातें कर रहे थे? अब तक हम बात कर रहे थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हमने बात की थी बहुत। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है? क्वांटाइजेशन हमें चार्ज हमें कहता है कि जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उस नेट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी, नेट चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और ये ई की वैल्यू कितनी है संजीवनी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल, ये काफी छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक बॉडी है ऐसा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, ये एक हमारा चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज बॉडी ऑफ लार्ज से चार्ज मैग्नीट्यूड। एक बॉडी है जिसकी चार्ज मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना, एक बॉडी है लार्ज चार्ज मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ई विल बी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चार्ज है इसके ऊपर, वेरी हाई, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो? जैसे हमने ये ले लिया, ये मोबाइल को हमने चार्ज करके रख दिया इसके सरफेस में, तो बेटा कैसा है, इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारी ई है। और तो अब आप इसको पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट से नहीं देख सकते, इट्स अ चार्ज बॉडी, बड़ा सा चार्ज बॉडी है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ऐसे चीजों को हम बोलेंगे, वी ब्रिंग द कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडीज विथ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फैला हुआ है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इन बॉडियों में चार्ज कंटिन्यूअसली फैला हुआ है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल ब्रिंग, ठीक है, इन बॉडियों में चार्ज कंटिन्यूअसली फैला हुआ है, ठीक है ना, चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर, क्या हो सकता है, ओवर ए, दैट कैन बी ओवर देयर लाइन, they can be over their surface, and they can be over their what you call volume. अब ये ऐसे 3 केस हमने क्यों लिए? इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। आइए ए सेगमेंट को देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा बॉडी है, बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन मतलब कैसा? एक सुई की तरह जिसकी क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है और बॉडी लंबा है, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है। तो यहां हम कॉन्सेप्ट लाते हैं, यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज लाइन चार्ज डेंसिटी। कैसा फैला हुआ है देखो, इसका समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। हमारी बॉडी ऐसी है, देखो ये हमारी बॉडी है, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ऐसा नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है, और इसके ऊपर मान लो चार्जेस फैले हुए हैं, ऐसे 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 चार्जेस फैले हुए हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें दिस इज लाइक अ लाइन, द चार्जेस आर स्प्रेड ओवर अ लाइन, तो लाइन चार्ज डेंसिटी लाते हैं, और लाइन चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा, जो कि होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन ऐसे केस में हम क्या करते हैं, छोटा सा चार्ज लेते हैं, छोटा सा चार्ज dq ओवर छोटा सा यूनिट लेंथ dl। समझ में आया? ये किस किस में अप्लाई हो सकता है?
ये अप्लाई हो सकता है थिन रॉड पे, अप्लाई हो सकता है रॉड का प्रॉब्लम आने से। ये हम एक रिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक रिंग जो कि पतला सा एक रिंग है, वहां भी हम क्या लगा सकते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी ला सकते हैं। और यहां से पैदा होता है लाइन चार्ज सेगमेंट। लाइन चार्ज सेगमेंट मतलब वो छोटा सा लेंथ L, ठीक है, जिसके साथ चार्ज लगा हुआ रहता है लैम्डा, और इसको हम कहते हैं dq। सो द लाइन चार्ज सेगमेंट फॉर ए body with negligible cross section will be given by dq equal to lambda dl। ये चार्ज पर यूनिट, संजीवनी समझने की कोशिश कर। हाँ, अगर तुमने चार्ज पर यूनिट लेंथ कर दिया तो यूनिट लेंथ कितना है, सोचो सोचो सोचो, इतू सा यूनिट लेंथ लिया हमने, इतू सा यूनिट लेंथ। इतू सा यूनिट लेंथ कितना का है सर, dl यूनिट लेंथ है, इसमें चार्ज क्या है, dq है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, अब इसे तो पॉइंट चार्ज समझ सकती है। बात समझ में आया? नहीं तो जैसे आप करते हो ना, आपको स्कूल में थोड़ा पढ़ा दिया है, तो मैं आपको स्कूल के लिए भी हेल्प कर देता हूँ। आप कूलम्स लॉ कैसे यूज कर देते हो, K(Q1Q2)/R²। मान लो मैंने तुम्हें अभी कहा कि देयर इज अ चार्ज कैलकुलेटर सरफेस एंड अ मोबाइल सरफेस, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम क्या करोगे, K(Q1Q2)/R² करो, लड्डू हो जाएगा। दे आर नॉट पॉइंट चार्जेस। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझो ये क्यों कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक पॉइंट चार्ज कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो इसमें हमने इतू सा लाइन चार्ज ले लिया। अच्छा, पॉइंट चार्ज कैसे डेवलप करोगे, पहले देखो दोनों का कैसा शेप है। हालांकि इसमें हम लाइन चार्ज नहीं लगा सकते, इसमें सरफेस चार्ज लगाना होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे दो कलम रहते जिनकी नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है, मान लो एकदम पतला सुई की तरह, ये भी सुई की तरह, अब हम इसमें एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेंगे dl, इसमें भी एक एलिमेंट लेंगे dl। अच्छा, इस dl एलिमेंट में कितना चार्ज फैला हुआ है, आप बोलोगे सर dq चार्ज फैला हुआ है। dq की वैल्यू क्या है, dq को कुछ एक वैल्यू तो देना होगा। सर dq की वैल्यू है लैम्डा dl, इसका लैम्डा अलग होगा, ये अलग चार्ज डेंसिटी पे है, λ1 dl, इसका चार्ज होगा λ2 dl। फिर उन दोनों के बीच में हम कूलम्स लॉ लगाएंगे, तो कितना फोर्स आएगा, df आएगा, छोटा फोर्स df। और फिर उस छोटा फोर्स df को कितना इंटीग्रेट करेंगे, थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द लाइन, इसका लाइन में इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होगा, शायद आपके स्कूल में इस हफ्ता पढ़ाएगा, तो आप याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कूलम्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां से आ गया हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लो तुम्हारे पास एक डीवीडी है, डीवीडी डिस्क है, तो उस डीवीडी डिस्क का कैसा रहेगा, उसका कोई थिकनेस नहीं है, पर उसका सरफेस है, इसमें क्या रहेगा, नेग्लिजिबल थिकनेस, नेग्लिजिबल थिकनेस। पर इसमें क्या जरूर मिलेगा, हमें सरफेस मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सॉरी, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा को हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया बोलेंगे। ये किसके लिए अप्लाई हो सकता है, एक डिस्क के लिए अप्लाई हो सकता है, एक प्लेट के लिए अप्लाई हो सकता है, ये सब एक शीट के लिए अप्लाई हो सकता है, ये सब। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू dq/dA। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एरिया चार्ज एलिमेंट, एरिया चार्ज एलिमेंट और सेगमेंट, नॉट एलिमेंट, इट्स नोन एज सेगमेंट। और ये सेगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी सिग्मा dA इज इक्वल टू dq। क्लियर? एरिया सेगमेंट क्या हो जाता है, सिग्मा dA। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। और अगर हम 3D में किसी को देखें तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, अब इसका भी एक डायग्राम बना ही लो, एक डिस्क बना लेते हैं ऐसा, इस डिस्क के ऊपर चार्ज है ऐसा, ठीक है, ये डिस्क है। और बाद में क्या बनाते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं, ये हमारा स्फीयर है, ये मान लो स्फीयर है, ये स्फीयर, स्फीयर के ऊपर भी चार्ज दे देते हैं। और एनी बॉडी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ये बॉडी लेना है, क्या
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने से इंटीग्रेशन थोड़ा इजी होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नाम देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से, रो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो विल बी इक्वल टू dq अपॉन dv, और यहां से आएगा वॉल्यूम चार्ज सेगमेंट। वॉल्यूम चार्ज सेगमेंट हमारा कितना होगा, dq विच विल बी इक्वल टू रो dv। तो आपने 3 चार्ज सेगमेंट के बारे में पढ़ा, वेरी वेरी केयरफुल। लाइन चार्ज सेगमेंट, एरिया चार्ज सेगमेंट, वॉल्यूम चार्ज सेगमेंट, 3 तरह के डेंसिटी के बारे में भी आपने पढ़ा। चार्ज डेंसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आ जाओ, थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, डेफिनेशन वगैरह अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ये हमारा सेकंड सेगमेंट ऑफ द सिलेबस, और यहां हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अभी हमने खत्म किया, ठीक है। आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इसका ज्ञान लेते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है, ठीक है, ठीक है। और हम इसके पास में एक तो टेस्ट चार्ज लाते हैं, और टेस्ट चार्ज है Q0। Q0 क्या है बेटा, Q0 है टेस्ट चार्ज। सर ये टेस्ट चार्ज होता क्या है, ये चूहा जैसा चार्ज है, यानी कि ये कैसा रहेगा, इसको हम लेते हैं, मान लो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। हम इसको इसके पास लाते हैं, ठीक है, राइट। मान लो Q1 जो चार्ज है ना, ये चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो Q0 पे ऊपर क्या असर होगा बताओ। सर आप बोलोगे, पहले तो आप क्या करो, जैसे आप बोलते हो ना सर दोनों चार्जेस के बीच में लाइन जोड़िए। सबसे पहले लाइन जोड़ दिया, और Q0 के ऊपर असर कैसा होगा, Q0 हमारा ऐसे यहां से छिटकेगा, ऐसे बाहर की तरफ। क्लियर है, राइट। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज को मैं थोड़ी देर के लिए, अब मैं इसे जस्ट ये करता हूं, इसे ढक देता हूं, इस चार्ज को कवर कर दिया, कपड़े से कवर कर दिया। क्या तुम्हें लगता है Q0 के ऊपर फोर्स एक्ट होगा कि नहीं एक्ट होगा? कपड़े से ढक दिया ऐसे। अच्छा आंसर नहीं कर पा रहे हो, चलो एक और जरा आंसर। मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखता हूं और यहाँ पे एक लोहा रखता हूं, खींचेगा? हाँ। मैग्नेट के सामने एक पतला पेपर ले आता हूं, ए लोहा तू इस मैग्नेट को देख मत, लोहे के खिंचाव पे कोई फिर भी खींचेगा। फिर भी खींचेगा। तो आपको ये क्या लगता है कि सर ये जो हमारा चार्ज, ये दृश्य हो या अदृश्य हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज के लिए तो इस पे फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या चीज है, आज डेफिनेशन नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक रीजन देता है। क्या रीजन देता है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब Q1 कोई तो एक रुबाब दिखाता है। अच्छा तो आप कहोगे सर एक काम करो, Q0 को ना इतना पास ले आओ, तो भी फोर्स है, तो भी फोर्स है, ज्यादा फोर्स है। सर हम Q0 को यहां ले जाएंगे तो भी फोर्स है, थोड़ा कम है। और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो Q0 को अगर हम इंफिनिटी तक भी ले जाए ना तो भी फोर्स है। ये अलग बात है कि वो फोर्स कम है। अब इसको एक एग्जांपल देते हैं, मैं हूं पेबल सिटी का दादा, ठीक है, मैं यहाँ का दादा हूं, और मेरी दादागिरी से यहाँ हर कोई कांपता है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ से धीरे धीरे, आप बताओ आपको क्या लगता है इन ऑर्बिट मॉल में मेरे दादागिरी से लोग कांपेंगे? आप बोलोगे बट वहां उसको कोई पहचानता भी नहीं है, पर मैथमेटिकली मेरे दादागिरी का कुछ तो रुबाब वहां भी है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, यू डोंट फील इट बिकॉज यू आर नॉट अ टेस्ट कैंडिडेट आउट देयर। मैं तो टेस्ट चार्ज लगा रहा हूं ना, हमारा टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। वो टेस्ट चार्ज ऐसा है ना, लिटमस पेपर जैसा, थोड़ी सी भी दादागिरी है तो उसको सेंस कर लेता है। फिजिक्स में टेस्ट चार्ज का यही कॉन्सेप्ट है।
अब आप कहोगे सर टेस्ट चार्ज का अपना भी तो एक फील्ड होना चाहिए, है ना, हर आदमी का अपना भी तो एक गुस्सा रहेगा ना। नहीं, टेस्ट चार्ज का अपना कोई फील्ड नहीं। टेस्ट चार्ज आता है सिर्फ सूंघने को, वो एग्जिस्टिंग फील्ड को बिगाड़ता नहीं है, वो सिर्फ सूंघने आता है। हम उसको ले आते हैं, बताओ बेटा यहाँ दादागिरी सेंस हो रहा है, टी 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 टी, हाँ दादागिरी सेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो डेफिनेशन होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इतना सा पढ़ा के छोड़ देंगे, डोंट वरी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पहले फिक्स करो। सर कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? या तो ये पॉइंट पे फिक्स करो, या ये पॉइंट पे फिक्स करो, या फिर आप इंफिनिटी पे फिक्स करो। तो ये क्या होता है? ये होता है उन पॉइंटों पे दादागिरी का क्या एहसास हो रहा है आपको। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, force per unit charge placed at that point, at that point। अब हमारे एग्जाम्पल में कैसा था बेटा? हमारे एग्जाम्पल में फोर्स है F, ठीक है, और हमने क्या चार्ज लाया था? सर आपने टेस्ट चार्ज लाया था। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। The electric field intensity at a point is defined as the force experienced by a charge placed at that point। तो इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे, शायद ये हो जाएगा न्यूटन कूलम -1 हो जाएगा। ठीक है, सारे चीज को हम देखेंगे। और ये जो Q होता है ना, टेस्ट चार्ज, ये खुद, अब आप बोलोगे सर Q should also have its field। No, no, Q is right now a test charge। Q is right now a test charge। So the electric field is, so whenever we are having what you call a charge or any charge body, there is a electric field around the charge body, and the electric field around the charge body can be sensed by a test charge placed on that body। अब ये क्या है? ये भी हमारा है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर है तो बात करो इसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा। इसके डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन क्या देता है? डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। 2 मिनट्स दे दे, हाँ, प्लेस्ड एट द पॉइंट, नहीं तो क्या है, हाफ में छोड़ देंगे, बेकार हो जाएगा। प्लेस्ड एट द पॉइंट, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक +Q नाम का चार्ज है और सिनारियो 1, और हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा है -Q, तो फिर -Q पे फोर्स कैसा रहेगा मुझे बताओ? -Q पे फोर्स कैसा रहेगा? -Q पे फोर्स इस साइड आएगा, -Q खींचेगा ना इसकी तरफ। तो फिर हम बात करेंगे, तो सर आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी ऐसी रहेगी। क्या ये क्लियर हुआ आपको? द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम सिनारियो 2 को देखते हैं। सिनारियो 2 में हम एक +Q चार्ज लेते हैं, और यहाँ पे एक +Q चार्ज ही है, तो इस पे फोर्स कैसा रहेगा? सर इस पे फोर्स तो ऐसा रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर इस पे फोर्स ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। क्या आपको ये चीज समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, और ये हमारे किसके डायरेक्शन है? ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। और यहां से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, इतना करके आज रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज क्या लेते हैं? Q लेते हैं। पॉइंट टेस्ट चार्ज नहीं, एक पॉइंट चार्ज Q वैल्यू है उसकी, Q लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q कैसा हो जाएगा? E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q विल बी गिवन बाय द फोर्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q डिवाइडेड बाय the test charge Q which is brought out there, है ना? Force due to the point charge Q on Q and divided by the test charge। So scenario कुछ ऐसा है, देखो ये हमारा चार्ज है, सॉरी ये हमारा पॉइंट चार्ज है Q, let us say this is plus, and I have brought another charge which is Q out here, this is say Q0, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? लाइन ज्वाइन करा दो,
इन दोनों में लाइन ज्वाइन करा दिया और इन दोनों के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, लेट अस सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज r। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q नॉट ड्यू टू q, ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑर्डर ऐसे दे दो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q नॉट ड्यू टू q, क्या हो जाएगा k q नॉट बाय r स्क्वायर, है ना, ये फोर्स आ गया हमारा, ठीक है। अगर फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q नॉट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ q नॉट, तो ये हो जाएगा k q नॉट डिवाइडेड बाय q नॉट r स्क्वायर, q नॉट ने q नॉट को काट दिया, k q बाय r स्क्वायर। बोलोगे सर किताब में तो ऐसा है ही नहीं, किताब में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो, बेटा क्लियर हो जाना चाहिए अभी। फोर्स एक्सपीरियंस पॉइंट चार्ज, अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें कंटिन्यूअस चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा तब, लेकिन ये मत कहना कि जयदीप सर ने कहा था फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस k q नॉट बाय r, k q बाय r स्क्वायर, ना 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 ना, this is when it is a point charge, never ever forget this thing called point charge। अगर ये कंटिन्यूअस चार्ज है तो आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेके dq करके जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, लाइन है तो हम लगाएंगे क्या, लाइन है तो लैम्डा लगाएंगे, सरफेस है तो सिग्मा लगाएंगे, वॉल्यूम है तो रो लगाएंगे। आज यहां रखते हैं इलेक्ट्रिक, तो समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कहीं भी अगर कोई चार्ज है उसके इर्द गिर्द फील्ड है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन वही होता है जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इससे आगे जन्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का।